नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन झा और उपस्थित हूं अपना नया वीडियो लेकर। चुनावी मौसम में ध्रुव राठी का एक और प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आया है। नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम द फार्मा फाइल्स। वीडियो में यह साबित करने की कोशिश की गई है कि फार्मा कंपनियों ने गलत दवाइयां बनाई जिससे लोगों की मृत्यु हुई और भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इन कंपनियों द्वारा पैसे मिले। इसलिए यह देश का सबसे बड़ा घोटाला है। इसने बड़े नाटकीय अंदाज में पूरे घटनाक्रम को सुनाना शुरू किया। यदि कोई इस प्रपंची से परिचित नहीं है तो आसानी से उसके जाल में फंस सकता है, जैसा कि होता भी है। इसलिए घंटे भर में इसको मिलियंस व्यूज मिलते हैं, लेकिन झूठ तेजी से फैलता है और सत्य धीरे धीरे। मार्क ट्वेन ने कहा है, सच जब तक अपने जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ आधी दुनिया का सफर तय कर चुका होता है। मैं जूते पहन चुका हूं। चलिए इसके दावों की पोल खोलते हैं। ध्रुव राठी ने अपना प्रपंच फैलाने के लिए मिंट के दिसंबर 2021 में छपे एक आर्टिकल का सहारा लिया। प्रियंका पुल्ला द्वारा लिखे इस आर्टिकल में कुछ मरीजों पर दवा के असर को लेकर एक मनोहर कहानी लिखी गई। वही मनोहर कहानी सुनाकर ध्रुव राठी आज यह साबित करने में लगा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला देश का सबसे बड़ा घोटाला है और भाजपा इसकी दोषी है। परंतु राठी जी, चंदा तो सभी पार्टियों ने लिया। बीजेपी के बाद सबसे अधिक एक राज्य में सीमित क्षेत्रीय पार्टी टीएमसी का नाम आता है। कांग्रेस ने खुद 1422 करोड़ रुपए का चंदा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड से। तो गुनहगार सिर्फ भाजपा कैसे हो गए? आपके निशाने पर सिर्फ बीजेपी ही क्यों है? अपने वीडियो में ध्रुव राठी मिंट के रिपोर्ट को आधार बनाकर कहता है कि झांसी के चिरंजीव अस्पताल में भर्ती 2 कोरोना मरीजों को एंटीवायरल रेमडेसिविर का पहला शॉट दिया गया। पहला शॉट दिए जाने के कुछ ही देर के बाद मरीजों की हालत खराब हो गई। इंजेक्शन के 1 घंटे के भीतर मरीज कांपने लगे, उनका तापमान बढ़ गया और उनके रक्त ऑक्सीजन स्तर यानी ब्लड ऑक्सीजन लेवल में गिरावट दर्ज की गई। और इन बातों को याद रखिएगा, आगे काम आएगा। यह जानकारी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जितेंद्र पाल को दी गई। रिपोर्ट में लिखा है कि हफ्ते भर में यह दूसरा मामला था जब मरीजों में रेमडेसिविर का डोज देने के बाद इस तरह के लक्षण देखे गए। झांसी के ही लाइफलाइन अस्पताल के 4 मरीजों में इस तरह के लक्षण देखे गए थे और मिंट को यह जानकारी भी निश्चेतना विशेषज्ञ जितेंद्र पाल ही दे रहे हैं। हो सकता है 2-3 अस्पतालों में नौकरी करते रहे होंगे। दोस्तों, जिसके हवाले से मिंट और ध्रुव राठी कहानी सुना रहे हैं यानी डॉक्टर जितेंद्र पाल, वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं। अर्थात यदि ऐसा ऑपरेशन करना पड़े जिसमें मरीज को बेहोश करने की आवश्यकता है तो बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया देने का काम भर ये डॉक्टर करते हैं। यह बस आपकी जानकारी के लिए था। आगे इस रिपोर्ट में ध्रुव राठी जिस डॉक्टर अनुज कुमार का नाम ले रहा है, उसने यह नहीं बतलाया कि वह किस चीज के डॉक्टर हैं। अनुज कुमार एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं यानी त्वचा विशेषज्ञ हैं। और रिपोर्ट किस पर छापी गई है? कोविड-19 पर। कोविड-19 संक्रमण के लक्षण बुखार, सर्दी, खांसी, गले का खराब होना, सांस लेने में परेशानी इत्यादि है। मुझे नहीं पता ये लोग इन डॉक्टरों से इस विषय पर क्यों बात कर रहे थे। हो सकता है महामारी के समय किसी भी विभाग के डॉक्टर को ड्यूटी पर लगा दिया गया हो। परंतु जब आप किसी विषय पर रिपोर्ट लिख रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा विशेषज्ञों से राय लेकर ही कुछ लिखें। हाँ, एजेंडा सेट करना हो तो फिर आप किसी को पकड़कर कुछ भी बुलवा लीजिए। चमड़ा के डॉक्टर से भगंदर का इलाज कैसे होगा उस पर लेख लिखवा लीजिए। आगे उनका कहना है कि जब जाइडस कैडिला कंपनी की रेमडेसिविर दवा की डोज देनी बंद की गई तो मरीजों को इस तरह की परेशानी नहीं हुई। अब कुछ खास बैच नंबरों की बात हो रही है। इन बैच नंबर की दवाओं के इस्तेमाल के बाद कुछ का मतलब अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों में से 1 या 2 या 4 मरीजों पर इसका गलत असर हो रहा है, जैसे बुखार आना और सांस लेने में परेशानी होना। ध्रुव राठी का कहना है कि पेशेंट रेमडेसिविर लेने के बाद और बीमार पड़े जा रहे थे। खास दवाओं के बैच 1 से थे। इस तरह के केस उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और बिहार से आए। दोस्तों, कोरोना महामारी के समय की परिस्थितियां आपसे और हमसे छिपी हुई नहीं है। जहां अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे और दुकानों में दवाइयां, यहां तक कि कोरोना का कोई इलाज ही नहीं था। न किसी को जानकारी थी कि कैसे इस बला को टाला जाए। खासकर सेकेंड वेव में तो पूरी दुनिया हिल चुकी थी। भारत में भी सेकेंड वेव सबसे ज्यादा घातक सिद्ध हुआ था। इसमें सबसे ज्यादा मृत्यु हो रही थी। एक अस्पताल में क्षमता से अधिक पेशेंट भर्ती थे। आपको क्या लगता है जिन अस्पतालों के बारे में ध्रुव राठी बात कर रहा है उसमें कितने पेशेंट भर्ती रहे होंगे?
बेड के अतिरिक्त हॉल और पैसेज तक में मरीज थे, बेड के ऊपर और बेड के नीचे मरीज थे। अंदाजा लगाएं तो एक एक अस्पताल में लगभग हजार मरीज अपना इलाज करवाने को मजबूर थे। उनमें से 2-4 लोगों को ही दवा से हानि हो रही थी। हानि भी ऐसी नहीं कि किसी की जान चली गई। ध्रुव राठी ने 5 राज्यों का नाम लिया है जहां दवा लेने के बाद मरीजों की हालत खराब। इसी रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एक को छोड़कर सभी मरीजों के लिए यह जानलेवा साबित नहीं हो सका। उसमें से सिर्फ एक मरीज की मौत हुई और उस पर भी डॉक्टर या मीट श्योर नहीं है कि उसकी मौत दवा के कारण ही हुई या कोविड के प्रभाव से। फिर भी जब दवा के बैचेस पर सवाल उठने लगे तो राज्य नियामकों में इसकी जांच की गई और जांच में ये खड़े उतरे। परंतु पहले मिंट को और अब ध्रुव राठी को लगता है कि राज्य नियामकों ने बिना परीक्षण किए कंपनी से बिना स्पष्टीकरण मांगे दवाओं में कमी की बात स्वीकार नहीं की। अब थोड़ा रेमडेसिविर क्या है इसको जान लेते हैं, ये आगे काम आएगा। इसे समझने के लिए हम भी एक आर्टिकल का सहारा लेंगे। इंडिया टुडे के इस आर्टिकल में समझाया गया है कि रेमडेसिविर क्या है और कैसे काम करता है। दोस्तों, रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है जो वायरस की आगे प्रतिकृति यानी रिप्लिकेशन बनने से रोकती है। रेमडेसिविर को शुरुआत में 2009 में कैलिफोर्निया में गिलियड साइंसेज द्वारा हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए विकसित किया गया था। शोध पूरा न हो सकने के कारण इसे उपयोग में नहीं लाया जा सका। 2014 तक इस पर शोध कार्य चलता रहा, फिर इसे इबोला के इलाज के लिए फिर से तैयार किया गया। रेमडेसिविर का उपयोग तब से कोरोना वायरस परिवार के सदस्यों के कारण होने वाली 2 बीमारियों मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी MERS और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी SARS के इलाज के लिए किया जा रहा है। थोड़ा सा यह भी जान लीजिए कि यह कार्य कैसे करता है। किसी भी तरह के वायरस में उसका जेनेटिक मटेरियल DNA या RNA होता है। कोरोना वायरस RNA वायरस है। कोरोना वायरस मानव कोशिका के अंदर एक एंजाइम की मदद से अपनी प्रतियां बनाता है जिससे बीमारी बढ़ती जाती है। रेमडेसिविर इस कोरोना वायरस के एंजाइम को बढ़ने से रोकता है जिससे वायरस की प्रतियां नहीं बन पाती और बीमारी पर काबू पाने में आसानी होती है। ध्रुव राठी कह रहा है कि WHO ने रेमडेसिविर पर रोक लगा दी थी, परंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। WHO ने क्या कहा यह जानने के लिए चलते हैं WHO के वेबसाइट पर, जहां वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अपडेट गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। WHO कहता है कि अस्पताल में भर्ती होने वाले उच्च जोखिम वाले रोगियों यानी जिसकी हालत गंभीर हो, उनके लिए निर्माट्रेलविर, रिटोनविर उपलब्ध नहीं है, तो इसके बजाय मोलुनोपिराविर या रेमडेसिविर का उपयोग किया जा सकता है। मतलब साफ है कि रेमडेसिविर का उपयोग प्रतिबंधित नहीं है। यदि जीवन मृत्यु का संकट हो, जान पर बनाई हो, तो ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में रेमडेसिविर का उपयोग किया जा सकता है। अब भारत सरकार ने क्या कहकर इसके उपयोग की अनुमति दी, सो देख लीजिए। इंडिया अप्रूव्स इमरजेंसी यूज ऑफ रेमडेसिविर टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट्स। अब एक बात और जानिए, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अक्टूबर 2020 में रेमडेसिविर को कोविड-19 के इलाज के लिए पहली दवा के रूप में मंजूरी दी थी। तत्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब कोरोनाग्रस्त हुए थे, उस समय उनके इलाज के लिए भी रेमडेसिविर थेरेपी दी गई थी और इसका उपयोग किया गया था। एक अमेरिकी संस्था द्वारा स्टडी कर दावा किया गया कि दूसरे दवाओं की तुलना में रेमडेसिविर लेने के बाद रोगी 5 दिन पहले ठीक हुआ। दुनिया के लगभग 50 से अधिक देशों ने इसे कोविड के इलाज के लिए उपयोग की अनुमति दी थी। देखिए, इसी तरह झूठा नैरेटिव सेट किया जाता है जिसे यदि काटा न गया तो लोग झूठ को सच मान बैठेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि रेमडेसिविर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 14 अप्रैल 2021 को प्रकाशित इंडिया टुडे की रिपोर्ट की माने तो दवा के प्रभाव से लिवर एंजाइम लेवल में वृद्धि होती है जो लिवर डैमेज होने का कारण बन सकता है। एलर्जी रिएक्शन, ब्लड प्रेशर और हृदय गति में परिवर्तन, कम ऑक्सीजन रक्त स्तर यानी लो ऑक्सीजन ब्लड लेवल, तेज बुखार आना, सांस की तकलीफ, घरघराहट, दाने, मतली, सूजन शामिल है। होठों पर, आंखों के आसपास या त्वचा के नीचे और पसीना आना या कपकपी होना भी इसमें शामिल है। मैं फिर से कह रहा हूं, यह रिपोर्ट है 14 अप्रैल 2021 की। मिंट की रिपोर्ट है 23 दिसंबर 2021 की। मिंट के रिपोर्ट की कहानी शुरू होती है 9 मई से, तो भी इंडिया टुडे ग्रुप
का जो ये रिपोर्ट है वह इससे पहले प्रकाशित हो चुका था। अब आप उन लक्षणों को याद कीजिए जो मिंट के रिपोर्ट में बतलाए गए। खून में ऑक्सीजन की कमी, तेज बुखार, कपकपी, सांस की तकलीफ इत्यादि जो पहले ही से मीडिया में आ चुकी थी। इसमें कोई नई बात नहीं थी कि रेमडेसिविर के इस्तेमाल के बाद ये लक्षण हो सकते हैं। अब ये जो लक्षण नजर आए ये दवा लेने वाले सभी लोगों में नहीं थे। ज़्यादातर लोग दवा लेने के 10-11 दिन के बाद ठीक होकर घर चले गए थे। ये हम नहीं, वो लोग कह रहे हैं जो कोरोना मरीजों की देखभाल कर रहे थे, उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। बंधुओं, इस प्रकार जो पूरी भूमिका बांधी गई इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला साबित करने के लिए वह मिथ्या पाई गई। अब आगे ये आगे कह रहा है कि दवा बनाने का अप्रूवल जाइडस कैडिला को दिया गया, जबकि सच यह है दोस्तों कि इसे सिप्ला लिमिटेड, हेट्रोलैब्स लिमिटेड, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज और माइलन जैसी कंपनियां भी बनाती हैं। यह जानकारी मई 2020 में ही दे दी गई थी, लेकिन राठी ने यदि यह बतला दिया होता तो कैसे साबित करता कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा को चंदा दिया गया, जो देश का सबसे बड़ा घोटाला है। आगे ध्रुव राठी ने ऑनलाइन प्रोपेगेंडा पोर्टल स्क्रॉल के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट लगाते हुए यह सिद्ध करने की कोशिश की कि दवा कंपनियों से बीजेपी को जमकर चंदा दिया गया, जिसमें जाइडस कैडिला भी शामिल है। इसी आर्टिकल को यदि आप पढ़ें तो चौंकाने वाली बातें सामने आएंगी। सबसे पहली बात, दवा कंपनियों ने सिर्फ बीजेपी को चंदा नहीं दिया, कुल 11 राजनीतिक दलों को चंदा दिया गया। इस आर्टिकल में बार बार लिखा गया है कि दवा कंपनियों ने उन राजनीतिक दलों को ज्यादा चंदा दिया जिनकी राज्यों में सरकारें चल रही हैं। देश के कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को 393.94 करोड़ रुपए फार्मा कंपनियों की तरफ से मिले, जबकि चंद्रशेखर राव की बीआरएस पार्टी को 328.5 करोड़ रुपए मिले। इनकी एक ही राज्य तेलंगाना में सरकार थी जो अब नहीं है। बीआरएस नेता के कविता शराब घोटाले में भी आरोपित हैं और तिहाड़ जेल में बंद हैं, जहां सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सवालों और शक के घेरे में तो बीआरएस को होना चाहिए था, लेकिन ध्रुव राठी एंड पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाने पर तुली हुई है। आगे इसी डेटा में कांग्रेस का भी नाम है, जिसे कुल 115.45 करोड़ रुपए मिले। ध्रुव राठी ने चर्चा तक नहीं की। यह कैसे होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे अंदर करें 11 पार्टियां और घोटाले का आरोप लगे सिर्फ एक पार्टी पर। खैर, आगे बढ़ते हैं। इस डेटा में कांग्रेस के बाद टीडीएस का नंबर है, जिसे लगभग 54 करोड़ रुपए मिले हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा करके एक पार्टी है, जिसे फार्मा कंपनियों से 25.5 यानी 25.5 करोड़ रुपए मिले। इसे याद रखिएगा, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, चुनाव चिन्ह यह रहा। इसे एक बार देख लीजिए, आगे काम आने वाला है। इसके आगे जनसेना पार्टी और जेडीएस को भी 5-5 करोड़ रुपए दवा बनाने वाली कंपनियों की तरफ से मिले हैं। वाईआरएस, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी भी दवा कंपनियों से चंदा पाने वाली लिस्ट में शामिल है, लेकिन बात सिर्फ बीजेपी की हो रही। अगर आप सब जोड़ लें तो सामने आएगा कि मेडिकल कंपनियों से 500 करोड़ का चंदा विपक्षी पार्टियों को मिला और 400 करोड़ का चंदा भाजपा को। यहां ध्रुव राठी एक्सपोज हुआ। आगे ध्रुव राठी इसी रिपोर्ट के आधार पर कहता है कि गुजरात की जाइडस हेल्थ केयर कंपनी ने भाजपा को अक्टूबर 2022 में 18 करोड़ रुपए का चंदा दिया, इसलिए यह घोटाला हो गया। इसी रिपोर्ट में आगे है कि अक्टूबर 2022 में ही इसी कंपनी ने कांग्रेस को 3 करोड़ रुपए का चंदा दिया, लेकिन वो घोटाला नहीं। अब यह बीच में एक जुमला छोड़ता है, मैं सिर्फ एक सवाल प्रधानमंत्री मोदी से करना चाहूंगा, क्या आम इंसान के जान की कीमत नहीं है क्या? इसी अदा पर तो जितने मोदी विरोधी होंगे वो झूम उठे होंगे। इस निरर्थक सवाल के बाद ध्रुव राठी ने एक बार फिर से दर्शकों की आंखों पर प्रपंच का चश्मा फिट करने की कोशिश की। इसने अपने वीडियो में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को ऐसे दिखलाने की कोशिश की मानो यह कोई अलग पार्टी नहीं बल्कि भाजपा ही है। बड़ी चालाकी से उसने सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के आगे से उसका चुनाव चिन्ह टेबल लैंप हटाकर भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल लगा दिया, ताकि मैसेज यह जाए कि 18 करोड़ और 8 करोड़ दोनों भाजपा के अकाउंट में गए। जबकि सच यह है कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को यदि बीजेपी का समर्थन प्राप्त है तो भी पैसे उसी के अकाउंट में जाएंगे। इतना तो पता ही होगा विपक्ष के पेड स्पोक पर्सन को। परंतु फिर एजेंडा सेट कैसे होगा? सिक्किम में दवा बनाने की कई कंपनियां हैं और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को कई फार्मा कंपनियों से चंदा मिला। वो भाजपा को नहीं मिला, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को ही मिला। यहां एक बार फिर ध्रुव राठी की धूर्तता पकड़ी। अब किसी दवा कंपनी पर उसके द्वारा बनाए जा रहे किसी एक दवा में कमी मिलने पर खबरें बनाना, मीडिया में आना
अच्छी बात है ताकि दबाव बने और कंपनी ऐसी गलती ना करे, परंतु उनको किसी इलेक्टोरल बॉन्ड से जोड़कर एक पार्टी पर एक तरफा हमला बोलना यह सही नहीं। फिर यह दर्शाता है कि आपकी रिसर्च और लगाए गए आरोप इंटेंशनल हैं, खासकर तब जब आप स्वयं बतला रहे हैं कम या अधिक दूसरी पार्टियां भी इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा उठा रही थी। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का खेल वही पार्टी खेल सकती है जो तटस्थ हो। आप जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं पहले उनसे कहिए कि जितना चंदा आप लोगों को मिला है सब पीएम राहत कोष में जमा करवा दो, उसके बाद दूसरी पार्टी पर आरोप लगाओ। आगे उसने सिप्ला कंपनी का जिक्र करते हुए कहा कि इसने पहले इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे जब महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी। फिर 2019 में बीजेपी सत्ता से हट जाती है और कांग्रेस समर्थित उद्धव की सरकार आती है। जून 2022 में उद्धव की सरकार गिर जाती है और नवंबर 2022 में सिप्ला फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है। सभी बॉन्ड बीजेपी के लिए नहीं लिए गए थे राठी जी। 2 करोड़ रुपए कांग्रेस को भी चंदा के रूप में दिया गया। चंदा लो धंधा दो उतना ही कांग्रेस पर भी लागू होता है जितना भाजपा पर। अब आते हैं कफ सिरप वाली बात पर। कफ सिरप घोषित रूप से संवेदनशील दवा की कैटेगरी में आती है और कई स्थानों पर नशे के लिए इसके उपयोग की खबरें मिलती रही हैं। स्वाभाविक है कफ सिरप का उपयोग सावधानी से और बताए गए डोज के अनुसार ही करने की सलाह दी जाती है। ध्रुव राठी कहते हैं कि भारतीय कफ सिरप पीने से उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत हो गई थी। WHO वालों ने जांच पड़ताल करने पर पाया कि एब्रोनल और DOK1 मैक्स कफ सिरप में सिरप को मीठा करने के लिए मिलाया जाने वाला केमिकल जिसे डाइथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं वह तय मानकों से अधिक मिला जो बच्चों के लिए जानलेवा हो सकती है। उज्बेकिस्तान में केस चला और कूरा मैक्स मेडिकल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। आपको पता है ये कूरा मैक्स कौन है? कूरा मैक्स उज्बेकिस्तान की कंपनी है जो उज्बेकिस्तान में भारतीय दवाओं को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ध्रुव राठी ने आपको यह तो बतलाया कि राघवेंद्र प्रताप को वहां की अदालत ने 20 साल की सजा दी, पर यह नहीं बतलाया कि उज्बेकिस्तान की कंपनी के लोगों ने $33,000 की रिश्वत ली थी और स्थानीय तौर पर होने वाले अनिवार्य परीक्षण स्किप कर दिया था। इस मामले में 20 उज्बेक नागरिकों को सजा हुई थी। ऐसा नहीं है कि भारत में इस पर कार्रवाई नहीं हुई। यूपी सरकार ने मैरियन बायोटेक कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया था। देखा आपने कैसे उज्बेकिस्तान में हुए करप्शन के मामले को बीजेपी और पीएम मोदी से जोड़ दिया गया। इसी तरह उसने कई उदाहरण दिए हैं। मैं यहाँ की कहानी बतलाता हूँ। एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है गाम्बिया। गाम्बिया ने भी अपने यहाँ हुई 70 बच्चों की मौत का जिम्मेदार भारत में बने 4 कफ सिरप को ठहराया था। WHO ने भी इन कफ सिरप के इस्तेमाल पर अलर्ट जारी कर दिया था। फिर भारत में उनकी जांच की गई। जांच में इनकी क्वालिटी सही पाई गई, जिसके बाद गाम्बिया की सरकार ने एक बयान जारी किया। आपको पता है इस बयान में क्या कहा गया? कहा गया कि उनके देश में हुई बच्चों की मौतों से भारतीय सिरप का कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, आपको एक बात पता है, दुनिया में जेनेरिक दवाइयों की जितनी ज़रूरत पड़ती है उसका 50% से अधिक भारत से भेजा जाता है। पूरी दुनिया में भारत फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के मामले में तीसरे स्थान पर है। भारत की दवा इंडस्ट्री में 3000 दवा कंपनियां और लगभग 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शामिल हैं। ऐसे में किसी एक कंपनी के लालच और उज्बेकिस्तान के किसी डिस्ट्रीब्यूटर की गलती के कारण हमारा देश बदनाम नहीं हो सकता। आशा है ध्रुव राठी और उसके विशाल गिरोह के प्रपंचों का जवाब आप तक पहुंच गया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सहायता करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कीजिए। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।